आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पर आपको क्वेश्चन में कुछ पदार्थों के नाम दिए जाएंगे और उसमें आपको बताना है कि कौन से पदार्थ शुद्ध है या फिर कौन से पदार्थ अशुद्ध है। तो आइए पदार्थों के नाम देखते हैं। तो ए नंबर में है बर्फ़। तो हम सभी जानते हैं कि जो बर्फ़ है एक शुद्ध पदार्थ है। अब ये शुद्ध पदार्थ कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। हम सभी जानते हैं कि बर्फ़ का निर्माण किससे होता है, जल से। जल एक शुद्ध पदार्थ है। बर्फ़ और जल में बस यही अंतर है कि जल का ठोस रूप है बर्फ़, तो इसलिए बर्फ़ भी क्या होगा, शुद्ध पदार्थ होगा। बी है दूध, और दूध एक अशुद्ध पदार्थ है। दूध अशुद्ध पदार्थ क्यों है? क्योंकि दूध में अनेक प्रकार के यौगिक पाए जाते हैं, जैसे कि वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन। तो आप इससे समझ सकते हैं कि जो दूध है अनेक यौगिकों से बना है, इसलिए दूध एक अशुद्ध पदार्थ है। सी है लोहा। तो लोहा जो है एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि यह समान प्रकार के परमाणुओं से बना है। अगला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl। तो यह एक यौगिक है, इसलिए यह एक शुद्ध पदार्थ है। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जितने भी तत्व होते हैं और यौगिक होते हैं वे सभी शुद्ध पदार्थ होते हैं। अगला है कैल्शियम ऑक्साइड। तो कैल्शियम ऑक्साइड भी एक यौगिक है, इसलिए यह भी एक शुद्ध पदार्थ है। इसके बाद अगला है F, जो कि है पारा। तो पारा भी एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि हम सभी जानते हैं जो पारा का सूत्र क्या होता है, Hg। और पारा एक तत्व है, इसलिए यह एक शुद्ध पदार्थ है। इसके बाद है ईंट। तो हम सभी जानते हैं जो ईंट का निर्माण होता है वो मिट्टी, जल, रेत, राख, इन सभी पदार्थों से मिलकर बनता है, इसलिए यह एक अशुद्ध पदार्थ है। नेक्स्ट है लकड़ी। तो लकड़ी भी एक अशुद्ध पदार्थ है। अगला है वायु। तो हम सभी जानते हैं कि वायु जो है अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है, ठीक है, इसलिए यह भी एक अशुद्ध पदार्थ है। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 में दिए गए जितने भी शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ हैं उनको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन की पहचान करें। तो नीचे आपको कुछ पदार्थ दिए होंगे, आपको उसमें बताना है कि वो विलयन है या फिर नहीं। तो कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मैं आपको समझाते चलूँगा। तो आइए देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है मिट्टी। तो हम सभी जानते हैं कि मिट्टी जो है यह विलयन नहीं है, यह क्या है, यह एक मिश्रण है। दूसरा है समुद्री जल। तो समुद्री जल में हम सभी जानते हैं पानी और नमक होता है, तो यह एक क्या है, विलयन है, क्योंकि विलेय और विलायकों से बने हुए जो समांगी मिश्रण होते हैं उसे हम विलयन कहते हैं। तो समुद्री जल भी विलयन है। अगला है वायु। तो वायु भी अनेक प्रकार के गैसों का मिश्रण है, तो यह भी एक क्या है, विलयन है। अगला है कोयला। तो कोयला विलयन नहीं है। आइए देखते हैं अगला क्या है। अगला है सोडा जल। तो सोडा जल भी एक विलयन है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कि हमें बताना था कौन विलयन है या फिर नहीं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ पर अलग अलग यौगिकों के नाम दिए गए हैं, आपको इसमें से बताना है कि कौन टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा। तो पहला है नमक का घोल, दूसरा है दूध, तीसरा है कॉपर सल्फेट का विलयन और चौथा है स्टार्च विलयन। तो इसका राइट आंसर है दूध। तो दूध क्यों टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करेगा, आइए जानते हैं। तो हम सभी जानते हैं जो कोलाइडी विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। तो कोलाइडी विलयन होते क्या है, तो मैंने थ्योरी वाले सेक्शन में वीडियो बना रखा है, आप उसको देखिए, आपको ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर हम बात करते हैं कि टिंडल प्रभाव होता क्या है। तो जो कोलाइडी विलयन होते हैं जब हम उनसे प्रकाश को गुजारते हैं तो जो प्रकाश का मार्ग होता है वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तो जैसे अगर हम बात करें धुएं की, तो धुएं में जब आप लाइट को पास करते हैं तो आप देखते हैं कि जो लाइट है आपको जाती हुई, यानी कि उसके मार्ग आपको स्पष्ट रूप से जाते हुए दिखाई देंगे। ठीक उसी प्रकार दूध में भी जब हम लाइट को पास करेंगे तो आपको जो लाइट है जाती हुई दिखाई देगी, और यह घटना कहलाती है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसको सबसे पहले टिंडल ने खोजा था, उन्हीं के नाम पर पड़ा था इसका नाम टिंडल प्रभाव। तो याद रखिएगा जितने भी कोलाइडी विलयन होते हैं वो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करते हैं। और टिंडल प्रभाव में होता क्या है कि जब हम कोलाइडी विलयनों से प्रकाश को गुजारते हैं तो प्रकाश के जो मार्ग हैं वो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है हमारा दूध है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित को तत्व, यौगिक तथा मिश्रण में वर्गीकृत करें। तो पहला है सोडियम। तो हम सभी जानते हैं सोडियम क्या है, एक
तत्व है। तो याद रखिएगा आवर्त सारणी में जितने भी नाम दिए हुए वे सभी क्या है, तत्व हैं। अगला है मिट्टी। तो हम सभी जानते हैं कि जो मिट्टी है अनेक पदार्थों का मिश्रण है, तो यहाँ पर मिट्टी होगा मिश्रण। अगला है चीनी का घोल। तो चीनी का घोल क्या होगा, यह चीनी और पानी से मिलकर बना हुआ है, यानी कि चीनी और पानी का मिश्रण है, तो इसलिए चीनी का घोल भी क्या आएगा, मिश्रण होगा। अगला है चांदी। चांदी हम सभी जानते हैं यह भी एक क्या है, तत्व है। अगला है कैल्शियम कार्बोनेट। तो हम सभी जानते हैं जब कई तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो यौगिक बनता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या होगा, यौगिक होगा। अगला है टीन। तो टीन एक तत्व है क्योंकि आवर्त सारणी में आपको टीन भी मिलेगा। नेक्स्ट है सिलिकॉन। तो सिलिकॉन भी तत्व है। अगला है कोयला। तो कोयला अनेक पदार्थों का मिश्रण है, तो कोयला किस कैटेगरी में आएगा, मिश्रण में आएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है वायु। तो वायु भी हम सभी जानते हैं कि अनेक गैसों का मिश्रण होता है, तो वायु भी किस कैटेगरी में आएगा, मिश्रण में आएगा। इसके बाद अगला पदार्थ दिया हुआ है साबुन। तो साबुन भी अनेक प्रकार के यौगिकों का मिश्रण है, तो इसलिए साबुन भी किस कैटेगरी में रखा जाएगा, मिश्रण में रखा जाएगा। अगला दिया हुआ है मीथेन। तो हम सभी जानते हैं मीथेन एक यौगिक है। क्यों यौगिक है, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के तत्वों से मिलकर बना है, जिसका फॉर्मूला होता है CH4। तो मीथेन भी एक यौगिक है। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन होते हैं, तो ये भी तत्वों से मिलकर बना है, तो ये भी क्या होगा, यौगिक होगा। उसके बाद हम बात करते हैं रक्त की, यानी कि ब्लड की। तो ब्लड एक मिश्रण है। क्यों मिश्रण है, क्योंकि यह अनेक प्रकार के खनिज पदार्थों, प्रोटीन, इन सभी पदार्थों से मिलकर बना होता है, इसलिए रक्त किस कैटेगरी में आएगा, मिश्रण की कैटेगरी में आएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। निम्नलिखित में से कौन से परिवर्तन रासायनिक है, यानी कि आपको नाम दिए होंगे और आपको बताना है कि कौन से रासायनिक परिवर्तन है। तो पहला है पौधों की वृद्धि। तो पौधों में जो वृद्धि होती है वो बायोकेमिकल प्रोसेस से होकर गुजरता है, यानी कि जैव रासायनिक प्रक्रिया से होकर गुजरता है, तो इसमें भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं, तो इसलिए पौधों की जो वृद्धि होती है वो रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है लोहे में जंग लगना। तो लोहे में जंग कब लगेगा, जब लोहा नमी से या फिर वायुमंडल की ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तो इसलिए जंग लगेगा, तो यह भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। अगला है लोहे के चूर्ण तथा बालू को मिलाना। तो लोहे के चूर्ण और बालू को मिलाना रासायनिक परिवर्तन नहीं है, क्योंकि लोहे के चूर्ण और बालू आपस में क्रिया नहीं करेंगे, तो रासायनिक अभिक्रिया नहीं होगा, तो यह एक प्रकार का क्या होगा, भौतिक परिवर्तन है। अगला है खाना पकना, यानी कि खाना अगर हम बनाते हैं तो क्या वो भौतिक परिवर्तन है या फिर रासायनिक। तो खाना का पकना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है, क्योंकि उसमें अनेक जो पदार्थ होते हैं वो अलग अलग रूप में बदल जाते हैं, तो इसलिए खाने का भी पकना जो है रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है भोजन का पाचन। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो भोजन के पाचन में क्या होता है कि जो जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल पदार्थों में बदल जाते हैं। तो जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में परिवर्तन जो होता है वो अनेक रासायनिक परिवर्तन से होकर गुजरता है, तो यह भी एक रासायनिक परिवर्तन है। नेक्स्ट है जल से बर्फ बनना। तो जल से बर्फ जो बन रहा है, यानी कि यह द्रव से ठोस रूप में बदल रहा है, तो यहाँ पर कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं हुआ, यहाँ पर कौन सा परिवर्तन हुआ, भौतिक परिवर्तन हुआ। अगला है मोमबत्ती का जलना। तो जब भी कोई पदार्थ जलता है तो उस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है और उष्मा निकलती है, और यह एक प्रकार से कौन सी अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। तो मोमबत्ती का जलना भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना मत भूलिएगा। तो आपके शेयर करने से वो भी इस वीडियो का बेनिफिट पा सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं और अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल SM क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक करें, ताकि जब भी हमारे चैनल द्वारा इस तरह की वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।